वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है क्यूब एंड क्यूबाइड। जैसा कि आपको पता है कि ये टॉपिक 9th क्लास से पूर्णतः आ जाता है। इसके पहले भी इसके बेसिक के बारे में आप पढ़ के आए हुए हैं, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। आगे आने वाली हर परीक्षा में आप किसी भी प्रकार की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। सो क्यूब एंड क्यूबाइड पर जाने से पहले आपको हल्का समय ले चलता हूँ पिछली क्लासेस में, क्लास 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th में, जहां पर आप रेक्टेंगल एंड स्क्वायर ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। तो रिवीजन के तौर पे बताना चाहूंगा, एक बार आपने रेक्टेंगल में पहले पढ़ा होगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मींस आयत का क्षेत्रफल। रेक्टेंगल का एरिया निकालना होता है L इंटू बी, या हिंदी में बोलते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर P फॉर पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर का सीधा कॉन्सेप्ट बता दूं मैं, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो या कोई भी शेप बेटा हो, जितनी भी आउटर बाउंड्रीज दिखाई पड़े सबको उठा के आप जोड़ दीजिए। सपोज दैट हमारा शेप ट्रायंगुलर है, सो दिस एंड दिस एरिया दैट इज द पेरीमीटर। हमने कहा मेरा शेप ऐसे कुछ है, सबको जोड़ उठा के आपका पेरीमीटर निकल आया। हमने जैसा भी शेप बनाना चाहे तो पेरीमीटर कभी भी आपको लर्न नहीं करना है, आपको सीधे कॉन्सेप्ट समझना है कि निकलता कैसे है। तो देखिए ये आपका रेक्टेंगल है, 4 साइड है, ये हो गई आपकी L लेंथ और ये है आपका B फॉर ब्रेथ। तो इधर भी L होगा, इधर भी B होगा। तो अगर पेरीमीटर आपको निकालना है तो L प्लस L एंड B प्लस B। तो समझाने के पर्पज से कैसे आया होगा समझिएगा। तो P बराबर हुआ होगा 2L प्लस 2B, 2 कॉमन हुआ होगा ऑफ कोर्स, so that will be L plus B. So that is the formula. So फार्मूले को जनरेट करना सीखो। क्यों? अभी जब एक्सरसाइज आएगी तो इसी रेक्टेंगल में मैं कह रहा हूं, सपोज दैट ऐसे कि इसके देयर इज अ कोई खेत है, क्षेत्र एरिया है आपके घर का, उसके एक साइड में 3 साइड में हमने कांटेदार तार लगवा दिया। क्लियर? देन फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो आपका बेटा यहाँ रट्टा काम नहीं करेगा, बेसिक फंडामेंटल काम करेगा। क्या कि इसको कवर करने में कितना वायर लगेगा, हाउ मच वायर विल टेक टू कवर इट। ओके बेटा, दिस एंड दिस। हाँ, तो यहाँ पेरीमीटर तो आप पढ़ क्या है, P इज इक्वल टू 2L प्लस B, बट यहाँ L है, B है, ये वाला है नहीं है, यहाँ वायर नहीं लगाना आपको कवर करने के लिए। तो आपको जब P निकालना होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा 2L प्लस B। क्यों? हमको यहाँ पे वायर नहीं चाहिए, हमको 3 ओर से ब्लॉक करना है इसको, कि कोई भी वेक्ट इन 3 ओर से मेरे घर के अंदर ना आने पाए। तो बेसिक समझो, कल को इसको रिजॉल्व कर सकता हूं मैं, तो ये भी हट जाएगा। तो पेरीमीटर तो वेरिएबल है, चेंज होता रहता है, आप इसको रट नहीं सकते हैं कि पर्टिकुलर फिट है। इसी प्रकार सेम ऑन द प्रोसेस, एरिया तो क्लास 5th से पढ़ के आ रहे हैं, L इंटू B। इसी को मैच करके इसके सारे फार्मूले आपको जनरेट करते हैं। पहला फार्मूला, आप वैल्यू से बात करते हैं, एरिया में केवल उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो बन गया क्या, वैल्यू। अब क्यूबाइड, मेरे पास ये बॉक्स है बच्चों, बॉक्स है, लेंथ है, दिख रही होगी, ठीक है, ब्रेथ है एंड दिस इज द हाइट। अभी तक आप जो पढ़ के आए वो 2D था, 2 डायमेंशन था, 2 विमी वाला। अब आप 3D पढ़ेंगे, जहां पर एक पैरामीटर और इस्तेमाल होगा, वो हो सकता थिकनेस दैट इज मोटाई, या हाइट, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं। तो देखिएगा L, B एंड H, अगर तीनों चीजों में कोई एक चीज डिफर कर जाए, 2 भले ही सिमिलर हो, वो आपको क्यूबाइड का रूप देंगे। मींस क्यूबाइड जस्ट लाइक रेक्टेंगल। अगर आपने रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट समझा है तो क्यूबाइड बिल्कुल उसी पैटर्न पे काम करेगा, बस सब में एक एक नई पैरामीटर, नई यूनिट जोड़ दीजिए, H हाइट या मोटाई जोड़ दीजिए आप, ठीक है, आपका सारा फार्मूला जनरेट होता हुआ चला जाएगा। बच्चों अभी आपने पढ़ा होगा आयत का क्षेत्रफल मींस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है।
अब हम एरिया तो पढ़ेंगे, लेकिन किसका पढ़ेंगे? क्यूबाइट का पढ़ेंगे। उसके पहले हम वॉल्यूम की बात करें। वॉल्यूम क्या होता है? जितना, देखिए एरिया तो किसी सरफेस का हो सकता है, बेस का हो सकता है, लेकिन जो ऐसी कोई भी वस्तु जो पूरा स्थान घेर ले, कवर कर ले, दैट इज वॉल्यूम। जैसे इसके अंदर पूरी इंक भरी हुई है, उसने पूरा पार्ट कवर कर रखा। मैं जिस कमरे में लेक्चर दे रहा हूं, इसके अंदर पूरे कमरे में क्या हवा भरी हुई है, हवा ने पूरे कमरे को कवर कर रखा है। तो इस कमरे की लंबाई भी है दोस्तों, चौड़ाई भी है, और जो एयर ऊपर से नीचे हो रही है वो उसकी हाइट होगी। तो L, B एंड H मीन्स किसी भी घनाभ का आपको वॉल्यूम निकालना है तो इन तीन चीजों को मल्टीप्लाई करना है, L, B एंड H, ये आपका वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा। अब बात करते हैं वॉल्यूम की इकाई। लास्ट में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, दैट विल बी मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो बुक सिंपल है, अगर मैं आपको ये सारी यूनिट्स मीटर में दे रहा हूं, हर चीज की कोई ना कोई सारी यूनिट्स आपकी हम किस में दे रहे हैं? मीटर में दे रहे हैं सारी यूनिट्स, ठीक है। तो ये जाएगा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। सो इसकी जो आप बनाएंगे यूनिट क्या बनेगी? मीटर क्यूब। बिल्कुल सिंपल है। अगर ये सेंटीमीटर में देता मैं ऐसे लिखता तो इसकी इकाई बनती सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों ये आपकी इकाई, और इसी को बोलते हैं हिंदी में ऐसे बोलते हैं घन मीटर या मीटर क्यूब बोलते हैं। मीटर क्यूब भी बोलते हैं या घन मीटर बोलते हैं या m की पावर 3, आप जैसे भी चाहे वैसे आप कर सकते हैं। आपके पास सारे फंडामेंटल मैंने बता दिए। तो ये आपका एक पैरामीटर हो गया वॉल्यूम का। आगे देखते हैं, इसके वॉल्यूम की बात करें क्यूब से लीजिए। चूंकि जब हम स्क्वायर की बात करते हैं या क्यूब की बात करते हैं तो स्क्वायर या क्यूब में सब साइड इक्वल हो जाती है बेटा, सारी साइड्स आपकी इक्वल हो जाएंगी। तो अगर इक्वल कर देंगे तो ये L को मान लू मैं A है, ये L ही कह लू, L ये भी होगा L, ये भी होगा L। तो कह सकते हैं जो जब ये क्यूब बनेगा तो हो जाएगा L इंटू L इंटू L हो जाएगा। लेकिन L का थोड़ा सा बहुत अच्छा नाम नहीं है, तो एक अच्छा सा नॉमेनक्लेचर हम क्रिएट करते हैं, A फॉर आर्म्स, आर्म्स मींस भुजा, A फॉर आर्म्स। तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं A से करते हैं कि माना इसकी कोई साइड A है बेटा, A, जैसे आप वहां A पढ़ के आए, A स्क्वायर होता है तो A इज द साइड। तो अगर हम कोई, तो अगर यहाँ पे रखें, इसकी वैल्यू A रखें, इसकी वैल्यू A रखें, इसकी वैल्यू A रखें, तो इसका जो वैल्यू बनेगा A, सो इट विल बी A इंटू A दैट विल बी A। फिर नेक्स्ट फार्मूला, इसके बाद अगला फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया। नेक्स्ट वन इज द surface area. Surface area and total surface area, both are the different. Clear? And now here also what? Surface area. ध्यान दीजिएगा, अगर ये क्यूबाइड है जिसको हम टच कर रहे हैं, छू रहे हैं यूज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड सरफेस। ठीक है, मैं इस बॉक्स को इस्तेमाल करने के लिए ऐसे टच कर रहा हूं, वन सरफेस। मैं इसको ऐसे पकड़ टच कर रहा हूं, वन सरफेस। ऐसे पकड़ रहा हूं, वन सरफेस। ऐसे कर रहा हूं, वन सरफेस, वन सरफेस। सो टोटल फर्स्ट काउंट आउट द टोटल नंबर ऑफ द सरफेस, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 सरफेस। अब इसका एक किताबों में, जैसा मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, सीधे रट्टा फार्मूला दे दिया कि इसका सरफेस एरिया फला फला होता है। ऐसे मत पढ़िए, रट्टा मारेंगे, फ्लॉप करेंगे। क्यों? मैं कहता हूं मेरे इसमें ये चीज नहीं है, ढक्कन हटा दिया, अब सरफेस एरिया काउंट करो। तो खास बात है, जब ये पार्ट हट जाएगा तो नीचे की सरफेस एरिया तो होगा बॉस, लेकिन ऊपर का नहीं होगा। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन ऊपर का पार्ट नहीं होगा। हाँ, खास बात और, जो सरफेस एरिया नीचे का होगा वही सरफेस एरिया ऊपर का होगा।
जो ये होगा वही ये होगा, जो ये होगा वही पार्ट हमारा ये होगा। जैसे मैं जिस कमरे में लेक्चर दे रहा हूं, जो सरफेस एरिया मेरा नीचे का होगा वही ऊपर का होगा। इन सरफेस एरिया को निकालिए और एड ऑन करिए, आपका सही रिजल्टेंट आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, चलिए इसी बॉक्स को लेके समझा रहा हूं मैं, या मैं जिस बोर्ड को पढ़ा रहा हूं दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका है, मैं जिस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं इसका सरफेस एरिया मैं कहता निकालना चाहता हूं, कितना होगा बोल। और ये मेरा बोर्ड कैसा है, क्यूबाइड है। क्यों है, मेरे बोर्ड की लेंथ भी है, मेरे बोर्ड की ब्रेथ भी है, और ये बोर्ड की जो ये थिकनेस मोटाई भी है, इसी को आप हाइट कंसीडर कर सकते हैं। सो अगर मैं इस बोर्ड का सरफेस एरिया निकाल रहा हूं तो बहुत इजीली निकल आएगा। एक सरफेस ये हो गई, एक सरफेस यह हो गई। या बोर्ड समझ में ना, सबसे अच्छा मेरे पास बॉक्स या बॉक्स ले सकते हैं। इसकी ये एल हो गई, मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूं। ये लंबाई बनेगी लेंथ और ये ब्रेथ, तो इस सरफेस का जो एरिया आएगा एल इंटू बी, एल बी। क्यों, यह शेप कैसा है, रेक्टेंगल। यह शेप कैसा बच्चों, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, एल इंटू बी। तो इसका एल बी आएगा, तो इसके पीछे वाले का भी क्या आएगा, एल बी ही आएगा, क्योंकि सेम होगा। तो एल बी एंड एल बी, तो दैट विल बी 2LB। फिर ये क्या थी इसकी ब्रेथ, और ये क्या थी हाइट। जितना ये एरिया होगा, ये शेप कैसा रेक्टेंगल है, क्यों, एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है, और इस सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, तो ये आपकी हो जाएगी ब्रेथ और ये हो जाएगी हाइट। जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया बच्चों इसका होगा। तो इसका एरिया क्या होगा, B इंटू एच, तो ये हो जाएगा प्लस 2BH। अब एक सरफेस और बच रही हमारी, कौन सी बच्चों बच रही, ये वाली। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये हमारी लेंथ है और ये क्या है, हाइट है। ये लेंथ है और ये हाइट है, प्लस 2LH। सिंपल बच्चों कॉमन कर लीजिए, 2LB प्लस BH प्लस LH। सो दिस इज द formula to calculate the surface area of क्यूबाइट। अब इस क्यूबाइट में ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, अभी प्रॉब्लम आपके पास आएगी, आगे आप सॉल्व करेंगे अपने बुक में, तो कह देगा भैया मेरा कमरा क्यूबाइट के शेप का है, और कमरे में अक्सर आपने देखा होगा नीचे तो टाइल्स लगी रहती हैं और उसके 5 वॉल्स पे पुताई होती है। आप अपने कमरे में वॉच करिए, जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, देखिएगा आपके लेफ्ट वाली वॉल में पुताई होगा, राइट में पुताई होगा, बैक पे फ्रंट पे पुताई होगी, ऊपर भी देखिए पुताई होगी, लेकिन नीचे टाइल्स लगा है। और मैं सवाल क्रिएट कर दूं कि बच्चों आपके घर में फला फला वॉल्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, बताओ पेंटिंग कराने में क्या बजट आया होगा। या आप अपनी 5 दीवारों का सरफेस एरिया निकालिए, फाइंड आउट द सरफेस एरिया द 5 वॉल्स ऑफ योर रूम। सिंपल सवाल है, आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं उसकी 5 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें, 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्यों, अक्सर कभी कभी होता है कि आपके ऊपर वाले में पुताई नहीं होती है, उसमें आप फॉल सीलिंग करा देते हैं या ऐसे छोड़ देते हैं। मैक्सिमम 80% केसेस में घरों में जो पुताई होती है, 4 वॉल्स का कलर अलग होता है एंड अपर का कलर अलग होता है। अब मैं पूछ लूं 4 वॉल्स का एरिया क्या होगा, तो आप इस फार्मूले को कैसे निकालेंगे, परेशान हो जाएंगे, इसमें आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सो सबसे बेस्ट तरीका व्यवहारिक तौर पे देखिए, प्रैक्टिकल तरीके से देखिए दोस्तों, कि अगर 4 वॉल्स है, इसमें मैं ऊपर और नीचे पुताई नहीं कर रहा हूं, मींस हमारा ये पार्ट पुताई मींस नीचे पुताई नहीं हो रही, मैं 4 वॉल्स की बात कर रहा हूं पहले, 4 वॉल्स में ये आएंगी हमारी, मींस न ये आएगी न ये पार्ट आएगा, लेकिन ये आएगा, ये दीवार है, ये दीवार है, ये दीवार है। इन 4 दीवारों की बात करें, इन 4 दीवारों में आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है ब्रेथ है, ये क्या है हाइट है, ये क्या है लेंथ है, और ये क्या है हाइट है। मींस अगर इसका एरिया निकाले तो बनेगा L इंटू एच, L इंटू एच इधर का बनेगा, L इंटू एच इस साइड का बनेगा। तो दोस्तों 4 दीवारों का हो गया 2LH। इसकी बात करें, ये ब्रेथ थी हमारी और ये क्या है हाइट, प्लस 2BH। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर 4 वॉल्स एरिया।
क्लियर? ये अक्सर पूछा जाता है कि कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा. सो नाउ टेक द कॉमन हियर h. h is the common, so it will be 2l plus b into. Is it clear? And this is the also formula of what? Perimeter. Perimeter. So a new formula generated, p into h. So एक सवाल ऐसा एग्जाम में पूछा गया था कि find out the area of the four walls if the perimeter is 10 and height is 5. So simple, 10 into 5. Perimeter is 10 and area is 5. So 10 into 5. So that is perimeter into height. Clear? Area. So this one formula 1 and 2. Clear? And third. On the same pattern, you have to calculate the area and the surface area and the volume of the cube. Same pattern. Surface area. अब मेरे पास इस समय बच्चों क्यूब तो नहीं है. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो दिखाऊंगा क्यूब. जस्ट इमेजिन इट्स क्यूब. इसकी सारी साइड इक्वल है. नो एल, नो बी, नो एच. एवरीथिंग इज ए. ए ए ए ए ए ए. सो अगर इसका मैं एरिया निकालना चाहूं, ए इंटू ए स्क्वायर. ये अगर मेरा शेप स्क्वायर में हो गया, स्क्वायर है, जस्ट इमेजिन स्क्वायर है ये, तो इसका एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर ए इंटू ए. इसका बेटा क्या होगा? ए स्क्वायर. इसका भी 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 क्या होगा? ए स्क्वायर. सो हाँ, कुछ मेरे पास बॉक्स ऐसा है, मैं जिसको लगभग शेप में बना सकता हूँ. ये देख लीजिए, एक बॉक्स पड़ा मेरे पास, लगभग उसी शेप में दिख रहा है. अगर आप ऊपर का पार्ट ना देखें, ये देखिए स्क्वायर शेप में है. ए इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर एंड लास्ट में द ए स्क्वायर. सो कितने सरफेस हो गए? 6. एक सरफेस का एरिया कितना आया था? ए स्क्वायर. किसी भी सरफेस का एरिया कितना आया था? ए स्क्वायर. अगर इसको आप क्यूबाइड मान ले तब उस केस में. सो मैं हल्का सा फिगर बना के और समझा देता हूं दोस्तों. ये मान लो आपका क्यूबाइड है, सॉरी क्यूब है. ओके, ये लीजिए. टोटल सरफेस 6. एक सरफेस का एरिया, कोई सरफेस का एरिया कितना आएगा? ए स्क्वायर आएगा. सो इट्स विल बी टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर. अब मैं कह दूं छत की पुताई मत कराइए, 5a स्क्वायर हो जाएगा. हमने कहा बेस मत कराओ, 4a स्क्वायर हो जाएगा. अगर मैं 4 वहां से निकालूं 4a स्क्वायर, 5 निकालूं 5a स्क्वायर हो जाएगा. फिर ये फॉर्मूले हो गए. लास्ट फॉर्मूला और बचता है डायगोनल्स, विकर्ण. डायगोनल कैसे? डायगोनल क्या होता है? आपके कमरे में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में कितनी लंबी कोई रॉड हम रख सकते हैं, ये आप आज इमेजिन करके देखिएगा. कॉर्नर से नीचे की तरफ की कॉर्नर से कॉर्नर की ओर. मेरे ख्याल से अगर आपको मैं घर में एक लंबी सी रॉड दूं, तो कहूं कि घर के अंदर रखिए, तो आप कैसे रखेंगे? उस कॉर्नर से नीचे की कॉर्नर की ओर. या सबसे अच्छा एग्जांपल मैं दूं, जब आपके घर में बच्चों अलमीरा आती है और घर के अंदर एंट्री नहीं कर रही होती है, तो आप उसे क्या करते हैं? व्यवहारिक तौर पे उसको हल्का सा झुका देते हैं. झुकाने से वो अलमीरा आपके घर के अंदर आ जाती है. क्यों? जब झुका देते हैं तो ये लेंथ क्या होती है? बढ़ जाती है आपकी. तो वो वही आपका कहलाता है डायगोनल. तो देख लीजिए, जैसे आप वहां पर क्या आए थे? रेक्टेंगल में आपने ये मिलाया था, ठीक है? वैसे यहाँ पे आप चेक करेंगे तो इसका फार्मूला होता है. देख लीजिए, तो सबसे पहले हम डायगोनल की बात करें, थोड़ा मुझे स्पेस करना पड़ेगा बच्चों समझाने के लिए, तो पहले इतना आप नोट डाउन कर लें, फिर आगे का मैं लेता हूं. डायगोनल्स कह सकते हैं कि व्यवहारिक भाषा में इसका बहुत इस्तेमाल है. कैसे है? आपने रेक्टेंगल में निकाला होगा. अगर ये मैं रेक्टेंगल की बात करूं, जब आप 2D पढ़ रहे थे तो ये निकाला था हमने. दैट वाज द L एंड दैट वाज द B.
अगर मैं, तो इसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा D इज इक्वल टू, या आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, राइट एंगल थ्योरम, याद आ रहा है? इसका वर्ग, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू अदर साइड्स, मींस D square is equal to, suppose that B square base and height, clear? Means D square is equal to B square plus H square. इसी पैटर्न पे आप यहाँ आ जाओ, क्योंकि रेक्टेंगल में कितने डिग्री होता है बताइए, 90 होता है। तो ये आपका कर्ण या विकर्ण या डायगोनल कह सकते हैं आप, डायगोनल हुआ। तो जो आप ये निकाल रहे होंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दो स्क्वायर हो गए। तो ये आप ऑलरेडी पिछली क्लासेस में पढ़ के आए, उम्मीद करता हूं पढ़ के आएंगे। जब इधर से वर्ग हटेगा, स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा, आपको पता है अच्छे से। इसी में अब चूंकि आप 3D पढ़ रहे हैं, एक पैरा और जोड़ दीजिए, कौन सा, क्लियर? आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, मुझे कोई मैं नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूं। सिंपल हमने एक एक डायमेंशन और ऐड कर दी। कौन सी डायमेंशन है, एच है। सवाल कैसे जनरेट करेंगे, वेरी सिंपल। एक कमरा एक रूम है इन द शेप ऑफ द, मैं कह दूं, सुन लीजिए प्लीज, एग्जांपल एक ऐसे ले रहा हूं। कोई आपका कमरा है जिसकी लेंथ 5, ब्रेथ 4 एंड हाइट 3 मीटर है, क्लियर? उस कमरे में कितनी लंबी रॉड या छड़ आप रख सकते हैं? सपोज दैट आप जिस रूम में बच्चों पढ़ रहे हैं उसमें कहूँ मैं एक लंबी सी छड़, सोने की छड़ लेके आया मैं, और मैं कह रहा हूँ कमरे के अंदर रखो, बाहर मत रखो, नहीं कोई दूसरा देख लेगा, चुरा ले जाएगा। अब आप उसको कैसे भी अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करोगे कि ले आओ, बाहर कोई देख लेगा तो हंगामा कर जाएगा, सोने की छड़ है। आप कैसे उसको रखोगे, वो लंबी छड़ है, अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से रखेंगे तभी आ पाएगी। तो उसको रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है, आपका जो अपर कॉर्नर होगा, उसका एक सिरा कमरे में लाते ही अपर कॉर्नर ले जाइए और दूसरा सिरा बिल्कुल नीचे वाले कॉर्नर पे लाइए, सबसे लंबी छड़ आपकी एडजस्ट हो जाएगी। और ऐसा क्वेश्चन बच्चों आपकी क्लास में पूछा ही गया था, अभी बहुत जल्दी आयोग की परीक्षा में पूछा गया था। पीसीएस में एक पेपर होता सी सेट, वहां इस प्रश्न को पूछा था। तो आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करेगा, आने वाली हर परीक्षा में आपसे क्वेश्चन मिलेगा। आपके एकेडमिक में तो ये आपको पढ़ना ही है, वही जाके आपका आगे बेस बनेगा। चलिए सिंपल है। सो छड़ की लेंथ जो होगी D इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, सो दैट विल बी 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो इजिली आप कर सकते हैं 5 25 4 16 एंड 3 इज 9, सो इट्स रूट 50। अब एक टॉपिक पढ़ा होगा आपने बच्चों, सर्ट्स, इसके फैक्टर करके बाहर निकालिए। तो ये हो जाएगा, फैक्टर करेंगे 50, 50 के फैक्टर करिए, 50 का 10, ये हुआ। तो इट विल 5 इंटू 5 इंटू 2। और सर्च में पढ़ाया जाता है जितनी यहाँ पावर्स हो, अगर उतने का पेयर अंदर बन जाता है तो बाहर आ जाता है। ये आपको हम पढ़ाएंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो, लेकिन अभी आप समझ लीजिए, नेक्स्ट क्लासेस में आपको कवर कर देंगे। अभी टॉपिक पढ़ेंगे आप तो ये बाहर आ जाएगा, क्लियर? तो लिखा जाएगा 5√2। तो जो छड़ है जो आप कमरे में रख रहे हैं उसकी जो लेंथ होगी 5√2 मीटर होगी। ये हो गया आपका एप्लीकेशन हो गया, कैसे लगाते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब ये तो बात हो गई हमारे क्यूबाइड की, ये क्यूबाइड के लिए हो गया। सेम ऐसा ही फार्मूला आप जनरेट कर सकते हैं क्यूब के लिए। चलिए क्यूब की बात करते हैं। तो नाउ फॉर क्यूब, ध्यान दीजिएगा, क्यूब में मैं बोल रहा हूं सारी एल बी एच कन्वर्टेड इनटू ए फॉर ओम्स। सबको ए हम एक से लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं, ठीक है। ये ए हो जाएगा, दैट विल बी ए स्क्वायर, अगेन दैट विल बी ए स्क्वायर, अगेन दैट विल बी ए स्क्वायर, क्लियर? सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब पावर्स ये इक्वल होती हैं तो पावर्स ना जुड़ के उनके बगल के नंबर ऐड होते हैं, और इनके बगल में ए स्क्वायर 1 टाइम, ए स्क्वायर 1 टाइम, ए स्क्वायर 1 टाइम,
मींस सेम पावर वाले ही ऐड होते हैं। अब ए स्क्वायर में ए क्यूब कभी भी ऐड नहीं होगा, लेकिन सभी की सिमिलर पावर है, ऐड हो जाएंगे। जैसे आप काऊ को काऊ में ही ऐड कर सकते हैं, भैंस या बफेलो में ऐड नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो इसको एक ग्रुप मानिए, एक कैटेगरी मानिए, एक कैटेगरी है ये। क्लियर? कि यह इसी में ऐड होगा, अन्य किसी में ऐड नहीं होगा। सो दैट विल बी 3a स्क्वायर, 1 2 एंड 3। सो स्क्वायर रूट से हम बाहर ले सकते हैं, क्या a बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा a रूट। सो d मीन्स डायगोनल ऑफ स्क्वायर, सॉरी डायगोनल ऑफ क्यूब, ये आपका हो गया क्यूब। तो इस तरीके से आप किसी भी क्यूब का डायगोनल निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल देख लीजिए, भी क्लियर हो जाएगा। आप देख लीजिए। अब तो मैं कह दूं इसमें पेन और मार्कर का बच्चों इस्तेमाल ही नहीं है। मैं बोल दूं किसी क्यूब की जो साइड्स है, आर्म्स है 10 है, तो डायगोनल क्या होगा, बस यहाँ 10 रखे, 10 रूट 3। सवाल फिनिश, सवाल आपका फिनिश हो गया। मैं कह रहा हूं किसी क्यूब का जो साइड से 5 है, फाइंड आउट द डायगोनल 5 रूट 3। लेकिन सवाल जो बनता है ऐसे नहीं बनता, मैं बताऊंगा कैसे वो बनेगा। ये तो बहुत इजी सवाल हो गया, बच्चा बच्चा सॉल्व कर लेगा। अब जो एग्जाम में सवाल आ रहे हैं वो कनेक्टेड सवाल आ रहे हैं, इतने इजी नहीं है, आपको थोड़ा सा ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहले आप यहां तक नोट डाउन कर लें, फिर आगे हम लेक्चर में चलते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए प्लीज। दोस्तों मैंने लगभग आपको बेसिक फंडामेंटल क्यूब एंड क्यूबाइड का बता दिया। अब बात करते हैं एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज किसी बुक की हो, कहीं की भी हो, सारे सवाल यहीं से कनेक्टेड होंगे, क्योंकि बेसिक क्लियर है तो प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएगी। अब प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए तो कैसे सवाल एग्जाम में हमें मिल रहे हैं उसकी बात करते हैं। ध्यान दीजिए, इस समय जितने भी एग्जाम्पल आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, वो डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्ट सवाल दिए जा रहे हैं। कैसे, देखिएगा। मैंने कह दिया सपोज दैट द वॉल्यूम ऑफ एनी क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 1000 मीटर क्यूब। क्लियर? देन फाइंड इट्स सिंपल लैंग्वेज ऐसी बात करें, इफ द वॉल्यूम ऑफ द एनी क्यूब इज द 1000 मीटर क्यूब, देन व्हाट विल बी द इट्स टोटल सरफेस एरिया और एरिया। मींस आपको वॉल्यूम देके हम सरफेस एरिया पूछेंगे, या सरफेस एरिया देके वॉल्यूम पूछेंगे, या डायगोनल देके वॉल्यूम पूछेंगे। 3 तरीके होंगे, बस ये तरीके एग्जामिनर इख्तियार करेगा, इस्तेमाल करेगा। सो जो आपको दिया जाए उसका फॉर्मूला लिखिए। क्या दिया गया है, वॉल्यूम, एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज व्हाट, a क्यूब। क्लियर? 1000, so a is equal to cube root of 1000, so a is equal to 10. Clear? Now what's your target? Area. So what will be area? Area of cube is equal to what? अभी आपको मैं लर्न कराया बेटा, what? 6a square. So that will be 6. A means 10. What will be 6 into 100? That is 600 meter square. Yeah, square meter. So that is it. Clear? That is the new format. Second example. Example 1. Clear? Now example 2. किसी क्यूब के आकार के कमरे में मैक्सिमम 5, हमने कहा कोई आपका कमरा है, किस शेप में है, क्यूब के शेप में, उसमें मैक्सिमम जो छड़ हम रख सकते हैं उसकी लेंथ है 5 रूट 3। 5 क्यूब रूट 3 करते हैं हम, दैट वाज द भुजा रूट 3। हाँ ओके सही, 5 रूट 3 ये आपका हो गया। दिस इज द डी, जो छड़ की मैक्सिमम लंबाई होगी क्या होगी, डी।
So find out the volume and area of the rooms. Clear? Find the surface area. Area means surface area और टोटल सरफेस एरिया मींस कैलकुलेट करना है कि कितना कितना पार्ट्स इस्तेमाल में हो रहा, वो टोटल जितना आपको दिखे। खास बात है, टोटल सरफेस एरिया वो होता है जो जितना आपको अपीयर हो रहा हो, दिख रहा हो। क्या क्या दिख रहा है? सब कुछ। क्लियर? सरफेस एरिया वो होता है कि जिसको हम इस्तेमाल करने के लिए टच कर रहे हैं। जैसे ये है इन द शेप ऑफ द सिलेंडर है। इसका अगर मैं सरफेस एरिया कहूं तो इसका सरफेस एरिया ये होगा, हमारा इतना होगा। क्लियर? ये और ये पार्ट सरफेस एरिया में ऐड नहीं होगा, ये ऐड होगा टोटल सरफेस एरिया में। क्यों? हमें दिख तो रहा है, लेकिन जब मार्कर मैं इस्तेमाल करता हूं तो मेरे टच में इतना ही आता है बॉस, मेरे टच में यही आएगा। मैं कभी ये पकड़ के मार्कर का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। क्लियर? तो अगर मैं पूछता हूं टोटल सरफेस एरिया तो दिस वन, अभी आगे आपको पढ़ाऊंगा टॉपिक को मैं, प्लस इतना प्लस इतना। लेकिन मैं कहता हूं सरफेस एरिया तो ओनली दिस वन। जैसे डिब्बा खुला है, हमने कहा सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया में 1 2 3 4, इससे मतलब नहीं तो है ही नहीं कुछ। सो आगे ये मैंने आपका डायगोनल दे दिया है, पुट अप करिए। फार्मूला क्या था? a√3 = 5√3। ये फार्मूला था आपके डायगोनल का। सो हियर √3 कैंसिल एंड a = 5। तो दोस्तों आपके पास जब a आ गया, आर्म्स आ गई, भुजा आ गई, तो आप क्या निकालना चाहते हैं? यू कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम एंड एरिया। क्लियर? तो जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है वो आपको एक कोई चीज हिंट करेगा, और एक को हिंट करने के बाद एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आप बताने के लिए तैयार हैं। अब सबसे अच्छा सवाल जो इसमें एग्जाम में बन रहा है मैं वो आप बताता हूं आपको। देख लीजिए, इस समय सबसे बेहतरीन सवाल है, मैं इस डिब्बे में क्यूब के आकार के पासे रख रहा हूं। पासे इस समय आप गर्मियों में खेल रहे होंगे, लूडो वाले पासे होते हैं, घर पे देखिएगा, वो क्यूब के आकार के होते हैं। और मेरा डिब्बा कैसा है? क्यूबाइट। तो कितने पासे इसके अंदर मैं रख सकता हूं? सिंपल सा। या मैं इसके अंदर कोई भी, ये माचिस की डिब्बी रख रहा हूं, ऐसे खोला मैंने और ये रख दिया, ऐसे कितने ऐसे बॉक्सेस में इसके अंदर रख सकता हूं, ये निकाला है। किसी भी ऐसे केसेस में जहां आपको नंबर्स निकालना हो, चाहे वो वॉल्यूम का केस हो या एरिया का केस हो, सिंपल सा फार्मूला है एन। याद कर लीजिए, समझ लीजिए, अक्सर यह सवाल परीक्षा में एग्जाम में बेटा आता है। क्या है? n = कैपिटल V अपॉन स्मॉल v, या अगेन n = कैपिटल A, इसको तो कैपिटल A स्मॉल A आप समझ नहीं पाएंगे, तो बेटा A1 अपॉन A2। अच्छा ये बताइए, अक्सर आप जब डिवाइड करते हैं तो डिवीजन में अक्सर हमें सहूलियत, कंफर्टेबल हम कब होते हैं? जब ऊपर की वैल्यू ज्यादा हो, नीचे की वैल्यू कम हो। जैसे आपको कौन सा भाग अच्छा लगेगा? 10/2 वाला भाग अच्छा लगेगा डिवीजन, या 2/10 वाला अच्छा लगेगा? आई होप ये सभी को अच्छा लगेगा। अगर मैं कहूंगा ये वाला करो तो हो सकता है आप में से आधे लोग को बुखार आ सकता है। ठीक है? सो बेस्ट ये लगता है। तो जब भी n निकालना हो तो ज्यादा वाले वॉल्यूम को कम वाले वॉल्यूम से डिवाइड करिए, ज्यादा वाले एरिया को कम वाले एरिया से डिवाइड करिए। इन दो को कहां अप्लाई करेंगे? बहुत सिंपल है। मैं जिस क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं, मेरे क्लासरूम में कितने बच्चे बैठ सकते हैं? अगर एक बच्चा एरिया वाइज 2/2 फुट का साइज कवर कर लेता अपनी कुर्सी को डालने के बाद, कैसे निकालूंगा? या मेरे कमरे में कितने स्टूल्स या कुर्सियां पड़ सकती हैं? मैं टोटल कमरे का एरिया निकालूंगा, ऊपर रखूंगा, और एक कुर्सी के द्वारा जिस पे आप बैठे हुए हैं उसका नीचे का एरिया काउंट कर लूंगा और डिवाइड कर दूंगा। और सबसे अच्छा एग्जांपल तो इस समय है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आपको बोला जा रहा है, कोरोना से बचना है दोस्तों, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए।
अब मैं अपने कमरे में कितने बच्चों को बिठाऊं, आप जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो जाए और मेरी क्लास भी चल जाए। सिंपल मैं कमरे का एरिया निकालूंगा और देखूंगा एक बच्चा कितना लेगा और कितना गैप करना है। इजीली निकाल सकता हूं कि आप जैसे कितने बच्चों को अपनी क्लास में एडमिशन दे सकता हूं। या दूसरा तरीका है, कमरे में कितने लोग को बिठाया जाए, बस में कितने लोग को बिठाया जाए, सिनेमा हॉल के अंदर कितने लोग को बिठाया जाए, मंदिर के अंदर कितने लोग को इंटर कराया जाए कि सफोकेशन फील ना हो। अक्सर आपने देखा होगा जहां पे भीड़ ज्यादा होती है हमें सफोकेशन फील होता है क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इसीलिए लिमिटेड भीड़ होनी चाहिए उसके अंदर, अनलिमिटेड नहीं। पर पर्सन आप या हम जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं। बहुत पूछा जाता है कि हवा से कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो वापस आइए, मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति जिंदा रहने के लिए 2 घन मीटर 2 मीटर क्यूब एयर कंज्यूम करता है, ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। तो उस कमरे में या बस में हॉल में कितने लोग को बिठा सकते हैं जिस हॉल की L, B and H 15/10/5 हो। वेरी सिंपल, फाइंड आउट द एरिया, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द हॉल, रूम, बस, कार, जो भी आप जिसके अंदर बिठा रहे हैं। देखिए नंबर बदलेगा, शेप बदलेगा, फंडामेंटल नहीं बदलेगा। फंडामेंटल ही होगा n इज इक्वल टू कैपिटल V अपॉन स्मॉल। या मैं कहता हूं मैं इसको तोड़ करके छोटे छोटे क्यूब्स बनाना चाह रहा हूं। कितने क्यूब्स बना सकता हूं, सेम फंडामेंटल, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स ऊपर एंड जो शेप बनाना चाह रहे हो उसका वॉल्यूम नीचे रखिए, आपका निकल आएगा कितने हम नंबर्स, कितने ऐसे क्यूब्स बना सकते हैं। चलिए देखते हैं सवाल। ये फार्मूला 2 जगह फिट होगा। आपके कमरे में कितनी टाइल्स लगी हैं काउंट करिए। आज कमरे का एरिया निकालिए, एक टाइल्स के एरिया से भाग कर दिए। सपोज दैट आप किसी बड़े से प्रांगण में जाते हैं, मंदिर में, वहां ढेर सारी टाइल्स लगी। हमने कहा गिनो कितनी टाइल्स लगी, आप गिन पाएंगे? नो, कंफ्यूज कर जाएंगे। कभी ये रो गिनेंगे, कभी वो रो गिनेंगे, बड़ा कंफ्यूजन सा लगेगा। सबसे अच्छा तरीका क्या है, हाँ, अगर मैं आपको कमरे की लेंथ एंड ब्रेथ बता दें तो बहुत इजी है। एक टाइल्स की निकाल के नीचे रखेंगे, टोटल लेंथ एंड ब्रेथ ऊपर रखेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स निकालेंगे। पहले बात करते हैं वैल्यू का। ये उम्मीद करते नोट हो गया होगा, देख लीजिए आगे। हमने कहा आप जिस कमरे में पढ़ रहे हैं उस कमरे का साइज है मेरा 20/10/10। क्लियर? 20/10/10 मीन्स कमरे की मेरी लेंथ है 20 मीटर, ब्रेथ है 20 मीटर, हाइट है 10 मीटर एंड 10 मीटर। इस कमरे में हम कितने बच्चों को बिठा के पढ़ा सकते हैं? यदि एक स्टूडेंट के द्वारा लगभग मान के मैं चलूं 40 मीटर क्यूब एयर या ऑक्सीजन। सवाल को फॉर्मुलेट करना सीखिए, केवल बुक पे डिपेंड मत रहिए, सवाल को फॉर्मुलेट करना सीखिए कि बुक पे जो कि न पड़ जाता है। हमने कहा कमरे का साइज है, एक स्टूडेंट कितना कंज्यूम करता है, कितने बच्चे बिठा सकते हैं। वेरी सिंपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू टोटल वैल्यू L into B into H and the volume, the oxygen consumed by the per student. How much? 40. 40 L 20 into 10 into 10 and 40 0.0005. So that is 50. Means मैं अपने इस हॉल में 50 बच्चों को पढ़ा सकता हूं, लेकिन अभी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है। अभी आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा, जब ऑफलाइन ओपन होगा तो जरूर पढ़ाऊंगा आपको मैं। बच्चों अभी आप ऑनलाइन ही पढ़िए। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि एक कमरे में लगभग 50 स्टूडेंट बिठा के इजिली पढ़ाया जा सकते हैं, उनको सफोकेशन फील नहीं होगा और इजिली उनको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट अगर मैं प्रॉब्लम ले रहा हूं तो देखिएगा,
और हाँ, मैं बात कर रहा था इस डिब्बे में कितने वो रख सकता हूँ। इस डिब्बे को अगर मैं सेंटीमीटर में नापूं, अगर आप पास थोड़ा सा आइडिया है, तो ये मेरे ख्याल से 15 सेंटीमीटर की लेंथ होगी। ये लगभग इस डिब्बे की लेंथ है 15 सेंटीमीटर। ये ब्रेथ लगभग होगी 10 होगी, बी 10 सेंटीमीटर। और ये हाइट की बात करूं तो लगभग 3 सेंटीमीटर होगी या 4 सेंटीमीटर होगी। एंड हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और अगर आपने पासा लूडो खेला होगा तो पासे की LBS लगभग आप बता सकते हैं। मेरे ख्याल से पासे का साइज मैक्सिमम देखा जाता है कि 1/2 सेंटीमीटर लगभग होता है। LBS देखा जाए तो हाफ। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, H पासा, डाइस पासा कि जो A है, क्योंकि पासा जगह बराबर होगा तो उसको A फॉर ऑर्म्स बोलेंगे। वो कितना बच्चों? 5 mm। अब अच्छा सवाल बन गया, क्यों? हमने कुछ इकाइयां आपको किसमें दे दी हैं? सेंटीमीटर में। कुछ यूनिट सेंटीमीटर में, कुछ किसमें है? मिलीमीटर में। और कोई प्रॉब्लम तब कभी भी डिवाइड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन तब तक नहीं होगा जब तक कि उनकी यूनिट्स एक जैसी नहीं होगी। तो हम कन्वर्जन भी करेंगे। इसको मैं अगर सेंटीमीटर कन्वर्ट करूं तो 5/10 सेंटीमीटर, 10 से डिवाइड कर देंगे, सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? सो अब n निकालना है। नंबर ऑफ मीन्स इस डिब्बे में कितने डाइस या पास से रख सकते हैं? कैपिटल V अपॉन स्मॉल v। कैपिटल V मीन्स इस डिब्बे का वैल्यू हाउ मच? 15 into 10 into 4। क्लियर? अपॉन नीचे का शेप कैसा था? क्यूब जैसा था। एंड द वैल्यूम वाज, द क्यूब वाज व्हाट? a क्यूब। अगर मैं थोड़ा सा फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, आप समझ सकते हैं। इसका वैल्यूम था LBH, इसका वैल्यूम था a क्यूब। सो दैट विल बी 5/10, 5/10 एंड 5/10। ये आपका इजीली हो जाएगा। ये 10 है नीचे, तो आपको पता है सॉल्व करते समय ये कहां चले जाएंगे? आपके ऊपर ऐसे चले जाएंगे, जंप करके ऊपर चले जाएंगे। सो हियर बेटा ये आप नोट कर चुके होंगे, नोट डाउन है। सो हियर सोल्यूशन देख लीजिए। n इज इक्वल टू 15 into 10 into 4 into 10 into 10 into 10। क्लियर? अपॉन 5 into 5 into 5। 5 3 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 and 16 3 जा 48, 1 m। क्लियर? आई होप कैलकुलेशन सही है। 10 10 10 10 10 10, 5 into 10 into 4, 5 10 4, 5 5 5, 5 3 जा 5 2 जा 5 2 जा 2 2 जा 4, सो हाँ यस क्लियर 14। इतने इसके अंदर छोटे छोटे डाइस आ सकते हैं। कैलकुलेशन फॉल्ट है तो आप समझिए, मेरा काम है बेसिक को समझाना। आई थिंक बेसिक मेरा क्लियर है, आपको भी क्लियर हो गया होगा। सो ऐसे अन्य एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब उठाइए अपना प्रैक्टिस सेट और जो लास्ट ईयर प्रॉब्लम्स आई और उनको सॉल्व करिए। कहीं ना कहीं समस्या आएंगी, हम उनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करते समझ में आया होगा। मैक्सिमम लोगों को तो आप शेयर करिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सर्कल में हैं, ताकि वो भी घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकें। ये लास्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। ये शायद मैंने m, ये मिलीमीटर मैंने लिखा था, ध्यान दीजिएगा। mm मिलीमीटर, m मत समझिएगा, m से मीटर हो जाएगा। डाइस मैंने बताया था आधा सेंटीमीटर होता है, आधे हाफ सेंटीमीटर को हम mm बोलते हैं, मिलीमीटर। और मिलीमीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो ये 3 रिलेशन आपको जानना बहुत जरूरी है। लास्ट टाइम मैं लिख रहा हूँ, इसके बाद नहीं लिखूंगा। ये अक्सर आपके इस्तेमाल में आएंगे। वो रिलेशन क्या है देख लीजिए। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, इस्तेमाल में आएगा। एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्लियर? एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिली। तो दोस्तों इनको एक वन मोर इज 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच? 1 लीटर इज इक्वल टू
1000 सेंटीमीटर क्यूब। सो दोस्तों ये 4 कह दो आपको पैरामीटर्स हैं, रिलेशंस हैं मीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर में, जो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। इसके बिना एरिया एंड वैल्यूम पढ़ाना हमारे लिए या आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, और इसका बेसिक लाइफ में बड़ा इस्तेमाल है। अभी आपको हम कन्वर्ट कराएंगे, ये आना आपको आवश्यक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।